नमस्कार, आप देख रहे हैं केजीएम कक्षा। मैं हूं गजेंद्र कुमार। रात के 8 बजे हैं दोस्तों। वक्त हो चला है बायोलॉजी की प्रीमियम क्लास का, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, जो भी बच्चे अब की बार 11th में नीट तैयारी करना चाहते हैं, 2023 में देना चाहते हैं, जो भी बच्चे अब की बार 12th में नीट 2022 देना चाहते हैं, जो टारगेट के बच्चे हैं नीट 2022 देना चाहते हैं, लेकिन आपको हिंदी मीडियम का कंटेंट मिल नहीं रहा है, तो आपकी अगर पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो हम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपके प्यारे से चैनल केजीएम कक्षा पर हिंदी मीडियम की क्लासेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपका सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमने जो लास्ट क्लास देखी थी, आप पहले पुराने लेक्चर्स देख लो, उसके बाद में आगे के लेक्चर्स देख लेना, ताकि आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए और लगातार नोट्स बनाते रहना बेटा, क्योंकि नोट्स अगर आपने मिस कर दिया तो एक साथ नोट्स बन नहीं पाएंगे। ठीक है जी। अब आज हम बात करते हैं शुक्र जनन के बारे में। बात करनी है अपने को, किसके बारे में बात करनी है अपने को? शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन क्या होता है बेटा? बेटा जी, शुक्र जनन का मतलब होता है शुक्राणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है शुक्र जनन। एक बार ध्यान से सुन लो जरा, शुक्राणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं शुक्र जनन। सवाल आ गया, शुक्र जनन किसे कहते हैं? ऐसा तो बोर्ड में आ सकता है, तो आप क्या लिखोगे? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं, और उसकी जो भी प्रोसेस है आगे आप वो पूरी प्रोसेस लिखोगे। लेकिन नीट में तो ऐसा आएगा नहीं, नीट में तो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि शुक्र जनन कहां पर चलती है, कब चलती है, कैसे चलती है, कब क्यों कैसे, कब क्यों कैसे। ये रूल फंडा अगर आप लगा लोगे तो जिंदगी में कभी भी फेल नहीं हो सकते। किसी भी बुक को, किसी भी सब्जेक्ट को आप कवर कर सकते हो अगर आपको पता हो कि किस तरीके से हमारे को पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने का सिर्फ एक ही तरीका है बेटा, कब क्यों कैसे। जो भी चीज पढ़ रहे हो ना उसमें आपको यह पता होना चाहिए कि ये कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। ठीक है बेटा। अब आपको पता है कि जो शुक्र जनन की प्रक्रिया है ये युग्मक जनन होता है। देखो, गैमेटोजेनेसिस होता है सम्मिलित रूप से, अंड जनन और शुक्र जनन को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। अब युग्मक जनन के दो भाग है। अगर मेल में युग्मक जनन हो रहा है तो मेल के अंदर नर युग्मक होगा, तो मेल में नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं, और मादा में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को, जो कि एक मादा युग्मक होता है, उस प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं, oogenesis कहते हैं। ठीक है बेटा। अब ये कब होती है? तो बेटा जी, फीमेल में तो जो अंड जनन की प्रक्रिया है वो जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। जब बेटी उसकी अपनी मां के पेट में होती है तभी उसके अंड जनन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात है कि अंड जनन की प्रक्रिया जन्म से पहले ही पूरी हो जाती है। वो हम अंड जनन पढ़ेंगे तब और डिटेल से पढ़ाएंगे आपको कि किस तरीके से कौन सी अवस्था जन्म से पहले कंप्लीट भी हो जाती है। ठीक है बेटा। लेकिन अब बात करूं मैं मेल बॉडी की, मानव नर की, तो मानव नर में शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है, यानी शुक्राणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है, कब चालू होती है? प्यूबर्टी पर, यौवनावस्था पर। यौवनावस्था पर ही क्यों हुई? अपनी बॉडी में ऐसा क्या होता है कि यौवनावस्था पर अपने शरीर के अंदर शुक्राणु का निर्माण चालू हो जाता है? अरे, शुक्राणु निर्माण करने के लिए हमारे को कुछ करना नहीं पड़ता है, हमारे को कोई प्रोसेस करनी नहीं पड़ती, अपने आप शुक्राणु निर्मित होते रहते हैं। अच्छा, कैसे होते रहते हैं अपने आप? कैसे, क्या हुआ हमारे शरीर में? कुछ तो चेंजेज आए होंगे जिसकी वजह से क्या हो रहा है? अरे, कुछ चेंजेज आए होंगे तभी तो यौवनावस्था, जो 10 से 12-13 साल की उम्र होती है, उस अवस्था में आने के बाद में शुक्राणु बनने लगे। अरे, अगर ये कुछ नहीं होता तो पहले ही बन जाते। पहले 12-13 साल तक कौन रोक के रखा था? तो इसका मतलब कुछ चेंज हो रहा है। तो वो चेंज क्या है बेटा? वो चेंज ये होता है कि यौवनावस्था पर अपने शरीर में जो हाइपोथैलेमस होता है, उस हाइपोथैलेमस में GnRH एक्टिव होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्टिव होता है, जो कि अगर पीयूष ग्रंथि से गोनेडोट्रोपिन रिलीज करवाता है। ये चीज मैंने हार्मोनल कंट्रोल में आपको बता दी है। अब गोनेडोट्रोपिन रिलीज होगा, और दो प्रकार के हार्मोन होते हैं गोनेडोट्रोपिन में, FSH और LH। FSH यानी पुटिका प्रेरक हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये दोनों हार्मोन मिलकर के क्या करवाते हैं? LH करेगा लेडी कोशिकाओं पर काम, और लेडी कोशिकाओं पर काम करेगा तो आगे टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करेगा।
निर्माण और स्रावण करेगा टेस्टोस्टेरोन का, वो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को आगे बढ़ाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को क्या करती है, आगे लेके जाती है। उसके साथ में सर्टोली कोशिका उसको पोषण प्रदान करने के लिए उसके साथ में है। तो इस तरीके से यौनावस्था में ही क्यों होती है, किस चीज की शुरुआत, शुक्र जनन की शुरुआत, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्योंकि यौनावस्था के दौरान ही गोनेडोट्रोपिन रिलीज होते हैं नर की अग्रपाली, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से। अरे समझ में आ रहा क्या? अरे बोलिए सुनो। अब बात करते हैं हम किसकी, कि शुक्र जनन है वो कहां पर चलती है। बेटा मैंने बता रुका है, मैंने पहले भी बता दिया आपको कि जो शुक्र जनन की प्रक्रिया कहां पर चलती है। शुक्र जनन की प्रक्रिया शुक्र जनन नलिकाओं में चलती है। और शुक्र जनन नलिका कहां पर होती है बेटा, शुक्र जनन नलिका कहां पर होती है, शुक्र जनन नलिका वृषण की वृषण पालिकाओं में होती है। अरे कहां पर होती है, वृषण की वृषण पालिकाओं में। तो यहां पर क्या लिखोगे आप, नर युग्मक, नर युग्मक शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया। नर युग्मक कौन सा होता है, शुक्राणु ही तो होता है। शुक्राणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसी को तो क्या कहते हैं बेटा, शुक्र जनन कहते हैं। शुक्र जनन, नर युग्मक में कौन आएगा, शुक्राणु आएगा। उसके निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। ठीक है, कहां पर चलती है, वृषण पालिकाओं, वृषण पालिका के शुक्र जनन नलिका में, वृषण पालिका की शुक्र जनन नलिका में, वृषण पालिका की शुक्र जनन नलिका में कब चलती है, यौनावस्था पर, यौनारंभ बोले तो प्यूबर्टी बाद। क्यों, क्योंकि यौनावस्था पर ही, क्यों, क्योंकि यौनावस्था पर गोनेडोट्रोपिन रिलीज होते हैं। गोनेडोट्रोपिन में कौन कौन आता है, FSH एंड LH, FSH एंड LH रिलीज होते हैं। जो शुक्र जनन को उद्दीप्त करते हैं। प्रेरित करते हैं या उद्दीप्त करते हैं, जो भी है। ठीक है बेटा, अब कैसे होती है, कहां से स्टार्ट होती है, वो चीज हम यहां पर पढ़ेंगे। देखो नर जर्म कोशिका ही होती है, नर जर्म कोशिका, जिसको क्या कहा जाता है, प्राइमोडियल जर्म सेल। कैसी होती है ये, 2n होती है। इसमें विभाजन होता है, कौन सा विभाजन होता है, यहां पर इसमें कौन सा विभाजन होता है बेटा जी, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या, माइटोसिस। अब इससे क्या बनती है, इसके अंदर 2n कोशिका बनती है, 2n कोशिकाएं बनती है, जिसमें एक होती है
टाइप बी और एक होती है टाइप ए। और इसी को क्या कहा जाता है बेटा? शुक्राणुजन या स्पर्मेटोगोनिया। क्या? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है बेटा। अब ये टाइप बी तो है कि तो क्या कर लेती है? स्टेम सेल्स बना लेती है, मतलब ये यहां पर अपने को शुक्राणु निर्माण में भाग नहीं लेगी। ठीक है। और जो टाइप ए कोशिका है, जो कौन सी है? शुक्राणुजन कोशिका है, स्पर्मेटोगोनिया है। इसमें क्या होता है? इसमें वृद्धि होती है। सिर्फ यहां पर विभाजन नहीं हो रहा है। अब देखना यहां पर टाइप ए कोशिका, जिसको हमने क्या कहा? स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणुजन कोशिका, जो द्विगुणित है। और कैसी है ये? द्विगुणित के साथ साथ क्या है? अपरिपक्व भी है। कैसी है? अपरिपक्व है, इमेच्योर है। इस अपरिपक्व शुक्राणुजन कोशिका में वृद्धि होती है और वृद्धि होने से आकार बढ़ाने वाली जो कोशिका बनती है, बड़ी सारी कोशिका बनती है, उसको बोला जाता है क्या? उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है बेटा? ये बड़ी हुई कोशिका है, इसको प्राथमिक शुक्र कोशिका, प्राथमिक शुक्र कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस प्राथमिक शुक्र कोशिका में बेटा जी क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट होती है। और दो समान आकृति की अगुणित कोशिकाएं बनती है। दो समान अगुणित कोशिकाएं बनती है क्योंकि मियोसिस हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। यहां तक समसूत्री विभाजन था, अब अर्धसूत्री विभाजन पहली बार किस में होता है? प्राथमिक शुक्र कोशिका में होता है। प्राथमिक शुक्र कोशिका में जब मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट किसको बोला जाता है? अर्धसूत्री प्रथम। किसको बोला जाता है? अर्धसूत्री फर्स्ट। इसको क्या कहते हैं? मियोसिस सेकंड भी इसको कहा, मियोसिस फर्स्ट भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट किस में हुआ बेटा? प्राथमिक शुक्र कोशिका में। कई बार सवाल सीधा आता है कि मियोसिस प्रथम कौन सी कोशिका में होता है? प्राथमिक शुक्र कोशिका में होता है। तो उसके दौरान यह सवाल आता है, प्राथमिक शुक्र कोशिका या मियोसिस प्रथम संपूर्ण होने के बाद में कौन सी कोशिका बनती है? तो प्राथमिक शुक्र कोशिका जब मियोसिस फर्स्ट में जाती है, उसके बाद में दो समान अगुणित क्या बनते हैं? द्वितीयक शुक्र कोशिका, द्वितीयक शुक्र कोशिका, या इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है बेटा। अब इसमें भी क्या होता है? मियोसिस सेकंड होगी। अब इसमें भी मियोसिस सेकंड होगी, और मियोसिस सेकंड होने से दोनों के दो दो क्या बने? इसमें मियोसिस सेकंड होगा कंप्लीट, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय पूरा होगा, तो क्या बनेंगे? दो अगुणित कोशिकाएं बनेगी। इसकी भी दो अगुणित कोशिकाएं बनेगी, और इन अगुणित कोशिकाओं को कहा जाता है बेटा शुक्राणु प्रसू। क्या कहा जाता है? शुक्राणु। इसको क्या कहा जाता है? शुक्राणु प्रसू। या इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड। अब इसके अंदर इन स्पर्मेटिड कितने बने हैं? 4 स्पर्मेटिड बने हैं। और यहां पर कौन सा हुआ है? मियोसिस सेकंड हुआ है। मियोसिस सेकंड यहां पर संपन्न हुआ है। मियोसिस सेकंड के द्वारा
कितनी कोशिकाएं बनती है? 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है, जिनको शुक्राणु प्रसू या क्या कहा जाता है? शुक्राणु प्रसू या स्पर्मेटिड कहा जाता है। अब इनमें क्या होगा? विभेदन होगा। विभेदन होगा, और विभेदन होने के बाद में क्या बनाती है ये? 4 अगुणित शुक्राणु। ये क्या बनाती है? शुक्राणु या स्पर्मेटोजोआ जिसको बोला जाता है। स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। कैसे है ये? अगुणित है। इस तरीके से स्पर्म का निर्माण होता है। अब इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं है वो हम देखेंगे बेटा। नरजरम कोशिका कहां है? देखो एक बार दोबारा से समझना। नरजरम कोशिका कहां है? कौन सी है ये? अरे नरजरम कोशिका नहीं पढ़ी क्या यार? शुक्रजनन कोशिका में घनाकार कोशिका जो होती है उसी को तो नरजरम कोशिका कहते हैं। उसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 द्विगुणित कोशिका, अरे समसूत्री होगा तो गुणिता थोड़ी चेंज होगी। द्विगुणित नरजरम कोशिका थी, उसमें 2, उसके अंदर समसूत्री विभाजन होगा तो एक कोशिका से 2 क्या बनेंगे? द्विगुणित स्पर्मेटोगोनिया, जिनको बोला जाता है, एक को टाइप ए बोल देंगे, एक को टाइप बी। तो टाइप बी वाला है जो एक प्रकार की कोशिका है, वो स्टेम सेल बनाती है, वो इसके विभाजन, इसमें शुक्राणु निर्माण में भाग नहीं लेती है। टाइप बी को, जो टाइप ए कोशिका है, ये शुक्राणुजन कोशिका इसको कहा जाता है। ये कैसी होती है? ये अपरिपक्व होती है बेटा, इमेच्योर होती है। स्पर्मेटोगोनिया कैसी होती है? अपरिपक्व होती है। अब ये विभाजन करेगी। विभाजन तो कर लिया यहां तक, अब विभाजन नहीं करेगी। जब शुक्राणुजन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया है, वो क्या होगी? वृद्धि करती है। वृद्धि करने का क्या मतलब है? अपने साइटोप्लाज्म को बढ़ा लेती है, कोशिका द्रव्य को बढ़ा लेती है। साइटोप्लाज्म को बढ़ाएगी तो अपना आकार बढ़ा करके एक बड़ी कोशिका बना लेती है, जिस बड़ी कोशिका को क्या कहा जाता है? प्राथमिक शुक्र कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अरे बात क्लियर है क्या? समझ में आ रही है क्या बात? नीचे दिख नहीं रहा है क्या? सुन लेना यार ध्यान से एक बार। दिख रहा है वैसे तो लगभग, ये नीचे लिखा हुआ है वो नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। इसको ठीक से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बना है? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। अब दिख रहा होगा, ठीक है ना? अब दिख रहा है। हाँ, यहां तक पहुंचे थे हम कि प्राथमिक जो शुक्र कोशिका है वो क्या है? प्राथमिक शुक्र कोशिका एक प्रकार की स्पर्मेटोगोनिया ही है। स्पर्मेटोगोनिया ने अपना आकार बढ़ा लिया है, वृद्धि कर ली है। इनमें क्या होता है? कुछ स्पर्मेटोगोनिया के समूह होते हैं, उन समूह में से एक कोशिका वृद्धि करके क्या बना लेती है? प्राथमिक शुक्र कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब ये बताओ कि यहां पर ये द्विगुणित होगी क्या अगुणित होगी? अरे यार यहां पर कौन सा अर्धसूत्री विभाजन हो गया है जो अगुणित हो जाएगी? ये द्विगुणित तो होगी। ये द्विगुणित क्यों हो रही है? क्योंकि यहां पर कोई विभाजन नहीं हो रहा है। उसके बाद में उस प्राथमिक शुक्र कोशिका में पहली बार अर्धसूत्री विभाजन प्रथम चालू होता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, और उससे क्या होगा? उसकी गुणिता आधी हो जाएगी। मतलब यहां पर तो 46 गुणसूत्र थे, यहां पर तो इसके पास में कितने थे? 46। और इनके पास में कितने बचेंगे? 23 गुणसूत्री बचेंगे। इनके पास में 23 गुणसूत्र ही बचेंगे। समझ में आ रही बात? अब इन अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है। 2 अगुणित समान आकार की अगुणित कोशिकाएं बनती है, जिनको द्वितीयक शुक्र कोशिका कहा जाता है। इन द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं में मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है और क्या बना लेता है? शुक्राणु परसू या स्पर्मेटिड। 4 अगुणित कोशिकाएं बन जाएगी, जिनको स्पर्मेटिड कहते हैं। फिर इसके अंदर स्पर्मेटिड में विभेदन होता है। क्या होता है? यहां पर विभेदन होता है, और विभेदन के द्वारा क्या बन जाता है बेटा? विभेदन के द्वारा क्या बन जाता है? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बन जाता है। यहां पर क्या हुआ है? विभेदन है। यहां पर विभेदन हुआ है।
अब इन प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है वो हम यहां पर देख लेते हैं बेटा। देखो यहां पर समसूत्री विभाजन हो रहा है, तो इसका मतलब ये यहां से लेकर नरजरम कोशिकाओं से स्पर्मेटोगोनिया के बनने तक की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है बेटा जी, उसको क्या कहा जाता है, विभाजन अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है, विभाजन अवस्था है, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन फेज, या मल्टीप्लिकेशन फेज। उसके बाद में जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया से लेकर के प्राथमिक शुक्र कोशिका के बनने तक की जो अवस्था है उसको कहा जाता है वृद्धि अवस्था, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ वृद्धि तो हो रही है, वृद्धि अवस्था, ग्रोथ फेज। क्या, ग्रोथ फेज। ठीक है बेटा। उसके बाद में जो प्राथमिक शुक्र कोशिका है, प्राथमिक शुक्र कोशिका से आगे स्पर्मेटिड के बनने तक की जो प्रक्रिया है, स्पर्मेटिड के बनने तक की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है परिपक्वन प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था, मैच्यूरेशन फेज। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, मैच्यूरेशन फेज। उसके बाद में जो शुक्राणु परशु है, शुक्राणु परशु से स्पर्मेटोजोआ के बनने तक की जो प्रक्रिया है उसको बोला जाता है बेटा, क्या बोला जाता है उसको, शुक्र कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस, शुक्र कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। समझ में आ गई बात। अरे कुछ चीजें पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। नरजरम कोशिका से विभाजन अवस्था के दौरान, अब इसमें कई सवाल बन सकते हैं, कितने भी सवाल बना लो, कितने भी सवाल पूछ सकता है। विभाजन अवस्था का अंतिम प्रोडक्ट क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। वृद्धि प्रावस्था का अंतिम प्रोडक्ट क्या है, प्राथमिक शुक्र कोशिका। मियोसिस फर्स्ट का अंतिम प्रोडक्ट क्या है, द्वितीयक शुक्र कोशिका। मियोसिस फर्स्ट किसमें होती है, प्राथमिक शुक्र कोशिका में। मियोसिस सेकंड किसमें शुरू होती है, द्वितीयक शुक्र कोशिका में। मियोसिस सेकंड से क्या बनता है, शुक्राणु परशु। मियोसिस सेकंड से गुणिता बनने वाली कोशिका की गुणिता क्या होगी, N2N, कौन सी होगी, N होगी। मियोसिस फर्स्ट से बनने वाली कोशिका की क्या होती है, गुणिता 2N होती है। मियोसिस फर्स्ट या अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जिसमें पाया जाता है उसकी गुणिता क्या होती है, उसकी 2N होती है, क्योंकि मियोसिस से फर्स्ट किस में पाया जाता है, प्राथमिक शुक्र कोशिका में पाया जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पाया जाता है। तो ये इस चीज की प्रावस्थाएं हैं, इस तरीके से आपको पढ़ना है। इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं बेटा, वो चीजें देखो। जो वृद्धि प्रावस्था होती है ना, वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है, वृद्धि प्रावस्था के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य में वृद्धि होती है। क्या होती है, कोशिका द्रव्य में वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि प्रावस्था में कोशिका द्रव्य में वृद्धि होती है। अब यहां से कैसे भी क्वेश्चन बना लो चाहे तो। अब एक चीज मैं और ऐड करवा लेता हूं यहां पर कि शुक्र कायांतरण के दौरान जो विभेदन वाली प्रोसेस है, विभेदन वाली प्रोसेस है, उसके अंदर क्या होता है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, विभेदन हो रहा है ना। इस विभेदन में क्या होता है, इस विभेदन में क्या होता है, ये चीज हम यहां पर देखने वाले हैं बेटा। विभेदन में देखो, एक तो होता है कोशिका द्रव्य की मात्रा, विभेदन में कोशिका द्रव्य की मात्रा कम होती है। इसका क्या मतलब है कि विभेदन के दौरान शुक्राणु परशु या स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ बनेगा उस दौरान स्पर्मेटिड से स्पर्म में कोशिका द्रव्य की मात्रा कम हो जाएगी। इसका मतलब स्पर्मेटिड में कोशिका द्रव्य ज्यादा होता है, स्पर्म में कोशिका द्रव्य कम होता है। केंद्रिका गायब हो जाएगी, केंद्रक से
केंद्रिका गायब हो जाएगी। ठीक है, केंद्रक से केंद्रिका क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी या गायब हो जाएगी। साथ में क्या होगा, जो कोशिका इसका स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान स्पर्मेटिड का जो गोल्जी बॉडी होता है, वो गोल्जी बॉडी स्पर्म में क्या बना लेता है, एक्रोसोम। गोल्जी बॉडी से, अब गोल्जी बॉडी समझ में नहीं आ रहा हो तो गोल्जी बॉडी क्या है, ये हम सेल बायोलॉजी में पढ़ाएंगे। गोल्जी बॉडी एक्रोसोम बनाता है, एक्रोसोम बनाता है। एक्रोसोम क्या होता है ये हम आगे देखने वाले हैं अभी। ठीक है बेटा, अब मेरे को एक सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि इसके अंदर सही वो सवाल ये आते हैं आजकल कि एक नरजन्म कोशिका से कितने शुक्राणु बनेंगे, 4 कोशिका। एक शुक्राणुजन कोशिका स्पर्मेटोगोनिया से कितने शुक्राणु बनते हैं, 4। तो सवाल ये आता है अगर 20 शुक्राणुजन कोशिकाएं हैं तो उससे कितने शुक्राणु बनेंगे, तो 20 चौके 80। ये सवाल आया था अभी जेट में भी आया था अभी 2021 वाले पेपर में। उसके बाद में ये कहता है कि अगर 20 प्राथमिक शुक्र कोशिका है तो उससे कितने वो बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे। तो 20 प्राथमिक शुक्र कोशिका से कितने बनेंगे, वही 80 स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बनेंगे। लेकिन कई बार ये पूछ लेता कि शुक्राणुजन कोशिका 20 शुक्राणुजन कोशिका से कितनी द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं बनेगी, तो उसमें 40 ही बनेगी। अब मेरे को ये बताओ कि यहां पर समसूत्री विभाजन कितने हो रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन कितना हो रहा है। एक बार समसूत्री विभाजन दिख रहा है, एक अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, तो इसका मतलब 2 अर्धसूत्री विभाजन हो गए क्या। अरे नहीं मेरे लाल, 2 अर्धसूत्री विभाजन नहीं है, कहीं इनको 2 काउंट मत कर लेना तू कि एक शुक्राणु के बनने के लिए 2 अर्धसूत्री विभाजन और एक समसूत्री विभाजन चाहिए होता है। नहीं, ये 2 अवस्थाएं हैं। मियोसिस प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जब हम सेल डिवीजन में पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि अर्धसूत्री विभाजन की 2 अवस्थाएं होती है, मियोसिस प्रथम यानी अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। तो अर्धसूत्री एक ही है, यहां पर एक ही अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, एक ही समसूत्री विभाजन हो रहा है। एक शुक्राणु के बनने के लिए एक अर्धसूत्री और एक समसूत्री चाहिए होता है, 2 अर्धसूत्री मत काउंट कर देना, फिर से बोल रहा हूं मैं। ठीक है, इस तरीके से आपका स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। इसके अंदर 4 प्रावस्थाएं कौन कौन सी होती है वो चीज आपको ध्यान रखनी है। पहली विभाजन अवस्था होती है, दूसरी वर्धी प्रावस्था होती है, तीसरी परिपक्वन प्रावस्था होती है और चौथी शुक्र का आयंत्रण या स्पर्मियोजेनेसिस वाली प्रावस्था होती है। ठीक है बेटा, इस तरीके से यहां से कितने भी सवाल बनाए जा सकते हैं। अगर ये आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है तो आपका सवाल गलत होने का चांस ही नहीं है। एक बार आप ये छाप लो, एक बार ये बना लो। अब ये सोचोगे कि यार हमारे जीवन में ही पता नहीं इतना संघर्ष क्यों लिखा हुआ है। बेटा एक बात बताऊं आपको, हम सबको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, हम सबको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में, यार मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है, उसके जीवन में देखो कितना आसान है उसका जीवन, कितना चिल रहता है वो बंदा। और ये मुझे भी लगता है, और सिर्फ मुझे ही नहीं लगता है, सिर्फ आपको ही नहीं लगता है, इस सृष्टि के सभी व्यक्तियों को ऐसा ही लगता है। कोई भी अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है। अगर संतुष्टि हो जाएगा तो फिर वो वृद्धि भी नहीं कर पाएगा, वो अपने जीवन में ग्रोथ भी नहीं कर पाता है। तो अपने जीवन में संघर्ष, आप ये सोच रहे होंगे यार मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है, मैं ऐसे घर में पैदा क्यों हुआ, मैं क्यों नहीं अंबानी के घर में पैदा हुआ। अरे बेटा वो मौका छोड़ चुका है तू। अब जहां भी पैदा हुए हो उसको, सिचुएशन को बहुत अच्छी सिचुएशन बनानी है आपको, उसके लिए आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। एक शेर सुनना, मैंने ही बनाया था। आप अगर संघर्ष कर रहे हो यार, संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। सबको लगता है ऐसा कि यार मेरे जीवन में इतना संघर्ष है, सबको ही लगता है। हम ये सोचते हैं सिर्फ मेरे को ही लग रहा है कि मेरे जीवन में संघर्ष इतना है, लेकिन सबकी ही थिंकिंग ऐसी होती है, सबको ही ऐसा लगता है कि यार मेरे जीवन में संघर्ष क्यों है। समझ में आ रही है बात? अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है। तो बेटा संघर्ष तो सबके जीवन में रहेगा। एक शेर सुनना, मैंने लिखा है इस पर, जिंदगी में रहेगा संघर्ष का यूं ही मलाल। कहता है जिंदगी में रहेगा संघर्ष का यूं ही मलाल,
बस तू रुकना मत, बस तू रुकना मत, झुकना मत, यही दुआ है मेरे लाल, यही दुआ है। मलाल का मतलब क्या होता है दोस्तों? मलाल का मतलब होता है दुख। तो ये कहना चाहता है कवि कौन है आपके? गजेंद्र कवि कहना चाहता है कि आप अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में तो ऐसे ही संघर्ष का दुख रहेगा, बस तू रुकना मत, झुकना मत, यही दुआ करता हूं मैं मेरे लाल, यही दुआ करता हूं। अब आगे देखो, आगे की बात ये कंप्लीट कर लो एक बार, उसके बाद में करते हैं दोस्तों। आपको अपने जीवन में संघर्ष से पीछे नहीं हटना है। जिस दिन आपने संघर्ष से पीछे अपने पैर हटा लिए, समझ लो उसी दिन से आपकी जो वृद्धि है वो वहीं से रुक जाती है। समझ में आ रही बात? अब देखो एक बार इसको कंप्लीट करो, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। कई लोगों को लगता है बेटा जी डॉक्टरी ऐसे नहीं मिलती है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के प्रोफेशन में उतरना पड़ेगा। अरे यार, डॉक्टर बनने के बाद में लोग कितने घंटों घंटों तक काम करते हैं। जिंदगी में ध्यान रखना यार, अगर आपको कैसी भी नौकरी लगनी है, जो भी बनना है, आप सब कुछ बन जाओगे। आप अपने आप को उस प्रोफेशन में डाल लो। आपको अगर आर्मी की तैयारी करनी है तो सुबह 4 बजे आर्मी की तैयारी करो ना, सुबह 4 बजे उठो। जिस तरीके से जो जो चीजें आर्मी में हो रही है वो चीजें आप अपने ऊपर करो। अरे भगवान को भरोसा दिलाना पड़ता है अपने को भगवान को भरोसा दिलाना पड़ता है कि हाँ मैं इस जॉब के लिए लायक हूं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको भगवान को सबसे पहले भरोसा दिलाना पड़ेगा कि मैं इसके लायक हूं। इसका मतलब आपको उसी तरीके से वो काम करना पड़ेगा। आप जहां भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा हो या मेरी क्लास ले रहे हो तो आपको रेगुलर आना है। क्यों आना है? क्योंकि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो यार आपको रेगुलर आना पड़ेगा। आप नौकरी लगना चाहते हो तो आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि आप नौकरी लगने के बाद में करना देगी छुट्टी। आप कोचिंग में आते हैं, बहुत से बच्चे को देखता हूं मैं, कोचिंग में आते हैं कि सर कल नहीं आया, क्यों नहीं आया? कि सर मेरे तो डसोडन था, है मेरे तो बर्थडे पार्टी थी, मैं शादी में चला गया था, मैं बीमार हो गया था। बेटा नौकरी लगने के बाद में जब प्रोबेशन चलता है 2 साल, सिर्फ 15 CL मिलती है 1 साल में और कुछ नहीं मिलता है। अगर आपने छुट्टी ली है तो तनख्वाह कटेगी, आपकी तनख्वाह कटेगी। वो जेब में से निकलते हुए दिखते हैं आपको, नहीं निकलते हुए नहीं दिखते पैसे। समझ में आ रही बात? अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के प्रोफेशन को आपको आज से ही अपनाना पड़ेगा। डॉक्टर किस तरीके से टाइम टू टाइम ऑपरेशन थिएटर में जाता है, 8-8 घंटे के ऑपरेशन करता है, तो आपको भी 8-8 घंटे के ऑपरेशन करने पड़ेंगे। आप अगर नौकरी लगने की तैयारी कर रहे हो, टीचर की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एज ए टीचर मानना है अपने आप को कि मैं टीचर बनने वाला नहीं हूं, मैं बन गया हूं। अब मेरे को रोज डेली स्कूल जैसे जाना है, स्कूल जाना है, तो स्कूल के टाइम पर मेरे को तैयार होना और अपने स्कूल में जिस तरीके से काम करने हो उसी तरीके से आप पढ़ाई में काम करो। 6 घंटे की ड्यूटी आप अगर रेगुलर दे रहे हो, 6 घंटे की रेगुलर ड्यूटी पढ़ाई में दो। जिस तरीके से स्कूल जॉब लगने के बाद में मिस नहीं कर पाओगे आप, उसी तरीके से कोचिंग, अपने टीचर्स या अपनी पढ़ाई को मिस मत करो। कुछ भी करो, कुछ भी प्रोफेशन अपनाना पड़ेगा आपको, कुछ भी जीवन में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त? अपने उस प्रोफेशन को अपने अंदर पहनाना पड़ेगा। आपको अगर जैसा दिखना है, डॉक्टर दिखना है, तो डॉक्टर के जैसा आपको व्हाइट कोट पहनना पड़ेगा। आपको टीचर बनना है तो टीचर के जैसा बनना पड़ेगा। आपको आर्मी में जाना है तो आर्मी वाले के जैसा, आर्मी मैन के जैसा बनना पड़ेगा। वो जिस तरीके से 4 बजे उठ के दौड़ करते हैं उस तरीके से आपको करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। समझ में आ रही बात? आगे देखो, नर जनन तंत्र में सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा हमने स्पर्मेटोजेनेसिस सारी पढ़ ली, मतलब मेल से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ ली हमने। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी पढ़ना, कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप मेरे को टेलीग्राम पे या मेरे जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कहीं भी ढूंढ लेना, वहां से आप मेरे को कॉल कर सकते हो। ठीक है बेटा।